जंग की सूरत हाल इसने कई इलाकों और खत्ों में रखी। पहले आप देखिए क्यूबा वार चला, वियतनाम वार चला, निकारागा के खिलाफ एक्शन रही, फिर अरबों में रहा। इससे पहले जो है इजराइल के एस्टेब्लिशमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा। फिर अरबों की तरफ इराक वार रहा, अफ़गानिस्तान वार रहा, सीरिया। इनको इसके बगैर चैन नहीं आता, अमन से ये रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है आर्म्स इंडस्ट्री जो है, डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करने वाले, उनको खरीदने, उनको अपने बेचने पड़ते हैं आर्म्स। ये सऊदी अरब के लिए बेनिफिशियल इस वजह से रहा है कि अब ये एक ऐसी कंट्री बन गई है जो इंटरनेशनल इवेंट्स या डिस्प्यूट्स पर होस्ट कर सकती है। यानी कि बहुत सारे कंट्रीज़ उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसको समझते हैं कि ये कोई रोल प्ले कर सकता है। दूसरी टीटीपी उनके साथ रहा है अगेंस्ट अमेरिका, और उनको निकालने में टीटीपी का बहुत बड़ा रोल रहा। अच्छा, वो उसको अबंडन भी नहीं कर सके। एक ग्रुप स्ट्रांगली कहता है ये हमारे एलाइज रहे, हम कैसे करेंगे। दूसरी तरफ इनकी लड़ाई है पाकिस्तान के साथ। जब अगर पैट्रोनाइज भी नहीं करते हैं, एक्शन भी नहीं लेते। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको नेशनल और इंटरनेशनल खबरें पहुंचा रहा है। इंटरनेशनल खबरों पर हम कुछ ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि आप विदेश की खबरों को समझ करके अपने मुल्क के हालात को भी बेहतर समझ सकें। इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक बार फिर गहमा गहमी है, बहुत सी एक तरह से हलचल, जिसे हिंदी में कहा जाता है वो ये है कि पर्शियन गल्फ, जिसे गल्फ कहते हैं, कुछ अरेबियन गल्फ कहते हैं, वो एक अलग एक डिस्प्यूट है। लेकिन गल्फ में अमेरिका ने 3000 अपनी मैरीन यानी समंदरी फौज वहां पर भेज दी है, और उसका इल्जाम है कि ईरान यहां पर गुजरने वाले जहाजों को हरेस करता है या सीज करता है या परेशान करता है। ऐसे वक्त में यह है जबकि मिडिल ईस्ट में खासतौर पर सऊदी अरब के और अमेरिका के ताल्लुकात अब उस तरह के नहीं है जैसे अब से पहले रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नजदीक हैं। ऐसे में ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा जद्दा में यूक्रेन अमन के लिए एक मीटिंग हुई है जिसमें 40 मुल्कों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया है। उसमें रूस मौजूद नहीं था, चीन वहां पर था, भारत भी था। उस मीटिंग के क्या मानी है वो हम समझेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में जो पिछले दिनों बाजौर में एक बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ, उस सिलसिले में पाकिस्तान अफगानिस्तान पर, अफगान्स पर इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगा रहा है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो हमें वक्त दे देते हैं। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं। और हम आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें कि खुद शेख मंजूर साहब इस पूरे इलाके को बहुत नजदीक से जानते हैं। यूएनआई में इंटरनेशनल जो कवरेज करते थे, वो एक जमाने तक इन सब मुल्कों को बहुत नजदीक से जानते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, शुक्रिया। आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका में ये कुछ महीने पहले तक सोच थी कि अब मिडिल ईस्ट उसका प्रायोरिटी एरिया नहीं रहा, वो साउथ चाइना की तरफ, ताइवान की तरफ ज्यादा फोकस होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात जैसे बेहतर होने की तरफ आए, फिर यहाँ फिर एक तरह से टेंशन का माहौल नजर आ रहा है। क्या है ये? देखिए, अगर आप अमेरिका की पॉलिसी देखेंगे पिछले 70 सालों से, ये हमेशा इसका यही रहा है। जंग की सूरत हाल इसने कई इलाकों और खत्ों में रखी। पहले आप देखिए क्यूबा वार चला, वियतनाम वार चला, निकारागा के खिलाफ एक्शन रही, फिर अरबों में रहा। इससे पहले जो है इजराइल के एस्टेब्लिशमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा। फिर अरबों की तरफ इराक वार रहा, अफ़गानिस्तान वार रहा, सीरिया। उनको इसके बगैर चैन नहीं आता है,
अमन से ये रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी जो है आर्म्स इंडस्ट्री जो है, डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करने वाले, उनको खरीदने, उनको अपने भेजने पड़ते हैं आर्म्स एम्यूनिशन। तो इसके लिए दुनिया तैयार होती है, जहां भी जंग होता है वहां ममालिक को ये खरीदने पड़ते हैं ताकि वो अपना डिफेंस करें। अब इसके साथ आप एक और चीज जोड़िए, पिछले जब ये अमेरिका ने ये देखा कि चीन इस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जिसकी बदौलत वहाँ पर दो बड़े राइवल्स जो इस्लामिक वर्ल्ड में थे, ईरान और सऊदी अरबिया में ताल्लुकात नॉर्मल हुए, एस्टेब्लिश हुए, एक दूसरे से फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर भी मुलाकातें हुई, जहां तक कि इनवाइट भी किया है प्रेसिडेंट रईसी को विजिट करने के लिए। ये इनको खटक गया, इनको लगा अब यहां से भी शायद इनकी जो है एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है। इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले जब से चाइना ने ये किया, उसके बाद अमेरिकन हाई ऑफिशियल्स की लाइन लगी है सऊदी अरब में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एनएसए या दूसरे ट्रेजरी सेक्रेटरी या दूसरे जो इनके अहम ओहदेदार, इसके अलावा कांस्टेंट टच में रहते हैं उनको ही। इसी वजह से वो चाहते हैं ज़्यादा जो इनके इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में, उसको नुकसान न पहुँचे चाइना का इन्फ्लुएंस है। लेकिन अगर वो ये कर रहे हैं अब, और एक और जंगी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, जब उन्होंने डिसाइड किया है जो गल्फ में, वो गल्फ सी में जो है वो अपने इसको मैरीटाइम फोर ये कहते हैं सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए, हालांकि अभी तक पिछले कई दहाइयों से वहाँ पर कोई बड़ा खतरा ही नहीं था, लेकिन उन्होंने इफ देयर इज नन दे क्रिएट वन, उनकी ये है कि फिर वो नहीं जी यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर नेविगेशन में प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए वो हम ये सिक्योरिटी ये तासुर देना चाहते हैं कि हम आसानी से इस रीजन में अपना जो तसल्लुत है, अपना जो इन्फ्लुएंस है, इसको ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से ये नया स्टेप लिया गया। इससे एक और चीज़ है, जो हालात दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं रोडे अटकाना है। और अभी तो ये बिगिनिंग है, देखना है आइंदा इसमें ये शतरंज की क्या चालें चलेगी। लेकिन ये जो है हमेशा इस वार लाइक सिचुएशन में रहा, अब ताइवान के साइड भी रहा, यहाँ भी ये शुरू कर रहा था, इससे पहले अफगानिस्तान में रहा। तो ये मुल्क में अमन चैन से रहने की बात ही नहीं करते हैं। हालांकि ये अपने आप को क्लेम कर रहे हैं ये चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी है, ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस है, लेकिन इन हालात में वो हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, अभी ईरान के आईआरजीसी के स्पोक्सपर्सन का 2 दिन पहले बयान था कि अमेरिका को एक तरह से खिताब करके कि अगर आपने कोई भी यहाँ हरकत की तो हम भरपूर जवाब देंगे। दूसरा ये कि आप हैं कौन, यहाँ क्यों हैं, यहाँ के जो इलाके के मुल्क हैं वो खुद मिलकर के इस इलाके की सिक्योरिटी कर सकते हैं। इसके अलावा एक अलायंस भी बना है रीजनल कंट्रीज का सिक्योरिटी के लिए खाड़ी की, उसमें यूएई ने अमेरिका वाले अलायंस से अपने आप को हटा करके इस अलायंस में ज्वाइन किया है। तो ये एक अपनी रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट बन रहा है ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इन सब का। इस बीच में ये अमेरिका बगैर बुलाए आता है या कुछ मुल्कों को वो तैयार कर लेता है अपने साथ? देखिए, तैयार नहीं कर रहा है एक्चुअली, वो जो ये रीजनल अलायंस है इससे वो खौफजदा है। वो अगर ये कामयाब रही और ये सिक्योरिटी जो है, खासकर सी में जो सिक्योरिटी चाहिए, इसमें ये कामयाब रही तो इसका जो है वर्चुअली इसका जो इस एरिया में जो वजूद है, इन्फ्लुएंस है, वो ख़त्म। इसलिए इन्होंने इम्पोज किया, ये जो डिसीजन लिया, नहीं जी हम भेजेंगे, डिस्पाइट कभी भी किसी भी कंट्री ऑफ द रीजन ने डिमांड नहीं की। एक तो होती है कि
जो रीजनल कंट्रीज है, अगर उनको खतरा लगता है तो वो बड़े किसी सुपर पावर को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे लिए खतरा है। जैसे ताइवान में है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर जो है साउथ चाइना सी में उनको लिए, तो वो वहाँ भेजते हैं। यहाँ किसी ने रिक्वेस्ट भी नहीं। यहाँ सारे मुझे 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 एक चीज याद आई शेख साहब, रिक्वेस्ट वाली। जिस मुल्क में भी उनकी फौजें होती हैं, हमने देखा जब वो अफगानिस्तान में भी थे तो जो लोकल सरकार है वो जो उनकी अपनी बिठाई होती थी उनसे रिक्वेस्ट फॉर्मल कराते थे। इसी तरह से इराक में हमने देखा, इराक में फौजें थी तो वो लोकल तरीके से किसी तरह से रिक्वेस्ट करा लिया, फिर स्टे बैक कर लिया। हालांकि इराक में पहला मौका था कि वहां जो पहला उनका शेड्यूल्ड डिपार्चर था उस पर उन्हें जाना पड़ा। नूरियल मालिकी ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो अब अमेरिका वो जो नकली किस्म का रिक्वेस्ट कराया करता था, अब उसके पास ऐसे एलाइज भी नहीं रहे कि वो नकली रिक्वेस्ट करने वाले भी रहें। आपको क्या लगता है कि इतनी कमजोर हालत में पहुंच गया अमेरिका? देखिए, यही एक मसला है। जब अभी तक आज इस डिसीजन को, जो तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है, इस पर जो अमेरिका ने जो कहा, अभी तक फॉर्मली किसी ने नहीं कहा। जो इससे इफेक्टेड है ओमान है या दूसरे यूएई को मसला है या दूसरे कंट्रीज जो गल्फ के जो यहाँ से ये गुजर रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या स्ट्रेट, जब उन्होंने नहीं किया, ये खुद आए। ये सिंपली इंडिकेट करना है इनको कि हम यहाँ इजीली से जाने वाले नहीं है। और यही एक वजह है, किसी न किसी बहाने ये प्रिंट प्रिक्स दे रहे हैं कि किसी तरीके से एस्केलेट टेंशन हो जाए रीजन में। जहाँ एक नया बाब शुरू हुआ था, अमन और पीस का बाब शुरू हो रहा था, जो कई दहाइयों से वोलेटाइल रीजन रहा था, लेकिन ये इनको बांप नहीं रहा है, ये इसके हक में नहीं है। चूंकि अरब कंट्रीज मैक्सिमम जो है मेजर बायर्स ऑफ जो है अमेरिकन आर्म्स एम्यूनिशन के हैं। हालांकि कुछ अब उन्होंने डाइवर्ट भी किया है, रशिया की तरफ भी, चाइना की तरफ भी, और लेकिन ये चाहते हैं उनको चैन से नहीं बैठने देंगे, टेंडर हुक उस पर रखेंगे। इसीलिए बार बार इनकी ये कोशिश रहती है, नहीं फोर्सबली अपने आप को वहां पर दाखिल कर रहे हैं। अब क्या है, अब देखना है कि जो कंट्रीज है वो, उन्होंने 7 दिन हुए, किसी ने वेलकम भी नहीं किया, एंडोर्स भी नहीं किया। अब ये है कि आप किसी से जाओगे, वो कोई जॉइंट स्टेटमेंट दिलाओगे या ये करोगे, लेकिन apparently ये लगता है it has not gone well with the countries of the region। तो इसमें देखिए 2 फायदे नजर आते हैं। एक तो ये कि आपने अपनी फौजें वहां भेज दी, आप पड़ोस उस इलाके में टेंशन रखनी है। दूसरा ये कि टेंशन बढ़ेगी तो हथियार बिकेंगे और उन मुल्कों में सियासी असर भी बाकी रहेगा। ऐसी हालत में जबकि चीन इस पूरे इलाके में हालात को नॉर्मल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, उसने तो यहां तक भी कह दिया कि वो इजराइल फिलिस्तीन वाले मामले में भी मीडिएट करने के लिए तैयार है। तो इसमें अमेरिका की गुंजाइश अब दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। इसमें क्या लगता है आपको, क्या किसी तरह से ये अपने आप को स्टेक होल्डर इस इलाके में बाकी रख पाएगा अमेरिका? इसी रीजन में नहीं है, हर रीजन में। अभी यही अब रिसेंटली एक और न्यूज आई है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट कर रहा है। हालांकि बीच में उन्होंने अबंडन किया था पाकिस्तान को कि एक डिफेंस पैक्ट जिसके जरिए वो वहाँ स्ट्रेटेजिक, कुछ रिपोर्ट्स है कि वहाँ पर वो चाहते हैं एयरबेसेस चाहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये है एक वहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम रखना चाहते हैं। वो दुनिया के हर रीजन में अपना ये जो है अपनी प्रेजेंस, हेजेमनी कायम रखना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि कुछ इलाकों में वो वहाँ से हट जाए, क्योंकि इनको हर तरफ जो है अब लग रहा है कि उनके खिलाफ जो है वो नहीं रही है, उनकी जो है चौकीदारी का जो चौधराहट थी उसमें कमी आ रही है। अब यही एक मकसद जो है, अब गल्फ में गए, गल्फ में बगैर किसी, विदाउट ऑन देयर ओन,
उन्होंने ये एक डिसीजन लिया। ऐसे ही वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे साउथ चाइना में, ऐसे दूसरे इलाकों में, अभी नाइजर में है, अभी कू हुआ है, वहां पर भी वो चाहते हैं कि वो वहां पर एक्शन करेंगे। कहाँ कहाँ करेंगे, लेकिन ये नाइजर दिखा रहा है कि इनका इन्फ्लुएंस वेन हो रहा है कहीं ना कहीं। अब पहले यही अरब कंट्रीज जो है अमेरिका के पास जाते थे हमें बचाओ और हमारी सिक्योरिटी के लिए, अब यहां से कोई रिक्वेस्ट नहीं है और उनको पैसे भी देने पड़ते थे। हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जो इस इलाके में नजर आ रही है अभी, वो ये कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी कुछ रोल बढ़ रहा है। सऊदी अरब में यूक्रेन जंग के सिलसिले में जो मीटिंग हुई है जद्दा में, जिसमें 40 मुल्क, जिसमें भारत भी था वहां पर, तो आप इस मीटिंग को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये यूक्रेन के वाले अलायंस के ही लोग ज्यादा थे? क्या ये वाकई जंग खत्म करने की कोई कोशिश थी, या सऊदी अरब का इसमें इतना इंटरेस्ट कैसे बढ़ गया अचानक? आमतौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स में सऊदी अरब अब से पहले उतना एक्टिव कहीं नजर नहीं आता था, अब क्या है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो पहली बात यह है कि ये सऊदी अरब के लिए बेनिफिशियल इस वजह से रहा है कि अब ये एक ऐसी कंट्री बन गई है जो इंटरनेशनल इवेंट्स या डिस्प्यूट्स पर होस्ट कर सकती है। यानी कि बहुत सारे कंट्रीज उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसको समझते हैं कि ये कोई रोल प्ले कर सकता है। दूसरी बात, सऊदी अरबिया ने यूक्रेन वार पर बैलेंस्ड रोल अदा किया। उन्होंने अपने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन भरपूर तरीके से उन्होंने रशिया के साथ ओपन रखे, हालांकि प्रेशर में भी थी। ओपेक में दोनों कंट्रीज इकट्ठे काम कर रहे हैं, ये भी एक अलार्म है। इसके अलावा जो है, जिस कंट्री में ये होस्ट हुआ, आप देखिए इसमें क्या हुआ, कोई ऐसा इसमें जो है फाइनल डिक्लेरेशन नहीं निकला जिसमें कंडेमनेशन हुई रशिया की। मीटिंग हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया जिसके साथ डिस्प्यूट है वो शामिल ही नहीं हुआ। हाँ, चाइना ने शमूलियत इसमें की। आप देखिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जैसे इंडिया का भी बड़ा बैलेंस, उन्होंने कहा हम चाहते हैं ये खत्म होगा। इवन जो होस्ट कंट्री है उसने कोई ऐसा एडवर्स स्टेटमेंट नहीं दिया है जो लगे कि इट इज अगेंस्ट सोवियत यूनियन, अगेंस्ट रशिया। वो भी कॉशियस थे। अगर मैं कल ही देख रहा था कहीं पर ये, उसमें ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो सऊदी अरबिया क्या है जो है, वो जो मीटिंग को ओवरऑल होस्ट कर रहा था वही, हालांकि बहुत सारे डेलीगेट्स मिले हैं क्राउन प्रिंस से भी, लेकिन होस्ट वही कर रहा था। इसका मतलब है उन्होंने भी इसकी जो लेवल है, इसकी जो इम्पोर्टेंस में इसमें वो नहीं दिखाई कि हाईएस्ट लेवल पर, जिसमें किंग या क्राउन प्रिंस के लेवल पर इसको पूरी तरीके से कर रहा था, लेकिन इसका एक प्रोबिंग भी था इस पर। यानी कि कोई नतीजा खायज तो नहीं साबित हुआ, कोई ये नहीं डिसाइड हुआ कोई डेलीगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस कंट्रीज विल विजिट बोथ कंट्रीज टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, वो भी नहीं हुआ। लेकिन ये ठीक है, सऊदी अरब के लिए ये अच्छा मौका है कि अपने आप को एज इफ नॉट ग्लोबल एटलीस्ट रीजनल पावर के तौर पर, वो पहले था उसका रोल, लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसको मानती है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि कुछ महीने पहले अरब लीग की मीटिंग हुई थी जद्दा में, उसमें ज़ेलेंस्की भी आए थे। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब शायद किसी तरह से इस जंग को कम कराने या खत्म कराने में कोई रोल अदा कर सकता है। तो ये भारत की तरफ से क्या कुछ कैसा लगता है? भारत की अब क्या पॉलिसी है यूक्रेन जंग के सिलसिले में? अगर थोड़ा सा ताजा कोई, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई मेजर चेंज आई है, कोई मेजर चेंज नहीं है। हालांकि कई बार अमेरिका का प्रेशर रहा है कि रिक्वेस्ट रही है कि भाई आप इसमें एक क्लियर कट स्टैंड ले, और इस पर अभी तक इंडियन गवर्नमेंट का जो यही रहा है कि
उन्होंने जैसे आपने देखा डोवल साहब का जो वहां पर ये इसके बाद उन्होंने कहा हमारे उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, वी वांट दिस वार टू एंड, यही कहा। यानी कि वार किसने, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वार, कौन ने किसने किया इसमें, इसके बारे में दे हैव नॉट गॉन इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस वार। ये एक बड़ा है बैलेंस्ड व्यू लिया है, जैसे पहले वो लेते थे कुछ मामलात में उनका एक क्लियर स्टैंड है, उसमें वो चाहे यूएस हो या वेस्टर्न हो उनकी बात नहीं सुनते हैं, अपना देखते हैं मुल्क की इंटरेस्ट के लिए उनके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो यही वही अडॉप्ट हुआ है। और मुझे नहीं लगता है ये जो वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई ये किसी तरीके से प्रोडक्टिव साबित होगी। अगर आपने देखा कल ही रशिया ने एक मिसाइल अटैक किया कीव पर किया जिसमें 7-8 सिविलियन भी मर गए, एंड इट वाज द डेडलीस्ट वन इन रिसेंट डेज। ये दिखा रहा है इंटेंसिटी वहां ही रहेगी। अब ये है, और सबसे बड़ा फायदा अब यूक्रेन को ये मिला है, उनको डेडली वेपन्स मिले जो बड़े हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन, जिससे अब वो कई बार उन्होंने मॉस्को को भी टारगेट किया है। ये एक एडवांटेज मिला है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन में अभी बहुत टाइम लगेगा। पहले अभी बहुत बहुत कुछ रूस के हाथ में है, जो यूक्रेन पर एक तरह से बहुत से इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, बहुत सारे इलाकों पर। ना ही वो, और दूसरी बात जितनी ये तो है कि रशिया की भी इकोनॉमी या दूसरी चीज़ों पर वो एग्जॉस्ट हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको देखना जंग कितना कॉस्टली प्रूव हो रहा है फॉर वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो। उनकी इकोनॉमी भी बैठ गई है। अभी जो है कल ही ये रिपोर्ट आया, यूएस फेड रिपोर्ट्स आए रिजर्व्स के बारे में, उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये नहीं वो कह सकते। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूं पाकिस्तान के हालात पर। पाकिस्तान में पिछले दिनों हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा इलाके में जो बाजौड़ में पिछले दिनों टेररिस्ट हमला हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान से फॉर्मली कहा जा रहा है कि अफगान इसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा, ऐसे वक्त में ये सब हो रहा है जब पाकिस्तान में खुद इंस्टेबिलिटी है, इमरान खान जेल में है, इलेक्शन होने वाले हैं, इस बीच में जो ये सब हो रहा है, ये कौन प्लेयर हो सकता है, कौन इसके पीछे हो सकता है, क्यों? देखिए, ये हकीकत है कि अगर आप देखेंगे कल ही शायद जो इनका हाईएस्ट लीडर है, यानी कि स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तालिबान मुल्ला अखुंद, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है। वो एक पाकिस्तान के लिए ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। उसने कहा है जो अफगानिस्तान के बाहर जाता है किसी, वो जहाद नहीं है, वो जंग है। यानी कि इन वे उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है कि तालिबान के हो या टीटीपी के हैं, वो जंग के लिए जाएंगे, वो जहाद के लिए नहीं जाएंगे। यानी कि उसका मतलब है जो वो प्रोपगेट कर रहे हैं, हम जहाद कर रहे हैं, ये सही नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है, और इस पर इन्होंने भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि रिसेंट जो अटैक हुआ है इसमें 3 अफगानी शहरी मुलव्वस है, उनको आइडेंटिफाई भी किया गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने 2-3 बार अफगान हुकूमत को लॉन्च किया प्रोटेस्ट कि एक तो आपके सरजमीन से ऑपरेट हो रहे हैं टेरर ग्रुप्स, वो यहाँ पर हमला कर रहे हैं। दूसरा ये भी कुछ अफगान लोग भी इसमें इन्वॉल्व है बिसाइड्स तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग। अब तालिबान के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, टीटीपी उनके साथ रहा है अगेंस्ट अमेरिका, और उनको निकालने में टीटीपी का बहुत बड़ा रोल रहा। अच्छा, वो इसको अबंडन भी नहीं कर सके। एक ग्रुप स्ट्रांगली कहता है ये हमारे एलाइज रहे, हम कैसे करेंगे। दूसरी तरफ इनकी लड़ाई है पाकिस्तान के साथ। जब अगर पैट्रोनाइज भी नहीं करते हैं, एक्शन भी नहीं लेते हैं,
तो इसका ये मतलब है दे आर इजीली ऑपरेटिंग इन सर्टेन एरियाज। और इसके अलावा इमरान खान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान ने भी कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स की, मिलिट्री मिस्टेक्स की। उन्होंने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, पहले सीज फायर किया, अंडरस्टैंड, जिसमें 4000 से ज़्यादा टीटीपी के जो मिलिटेंट्स थे उनको रिहेबिलिटेट किया पाकिस्तान अलॉन्ग विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन। दो उस वक्त स्ट्रांग अपोजिशन हुई थी, उनको कहिए कि आर्म्स मत रखें, लेकिन जब दिया, अब जो मिलिटेंट है या टेररिस्ट है वो कहाँ अपने से बाज आ जाए, वो शुरू फिर हुआ, जिसकी वजह से इस साल या पिछले साल तबाही मच गई है पाकिस्तान में, खासकर जो खैबर पख्तूनख्वा है। जो रिसेंट रिपोर्ट है 300 से ज़्यादा हमले हुए हैं वहाँ पर, 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया। कल भी देखो, कल भी एक अटैक हुआ। और अच्छा, तालिबान की जब सरकार बनी थी उसके बाद कई बार ऐसे बयान आए जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी थर्ड कंट्री में यहाँ से अपनी जमीन से हमला नहीं होने देंगे। इस बयान के दो मानी समझे जा रहे थे। कभी कभी ये समझा जा रहा था कि भारत ये बयान दिलवा रहा है उनसे, कभी समझा जा रहा था पाकिस्तान उनसे ये दबाव डाल के कह रहा है। और अब पाकिस्तान का ये इल्जाम रहा है कि भारत की कुछ एजेंसियां वहां से कुछ सरगर्मियां चलाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये उस बयान के बैकग्राउंड में अब जो ये सब नया हो रहा है, क्या इसमें कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तनाव बढ़ने के चांस तो नहीं है? अभी कुछ उस तरह की कोई चीज तो नहीं आई सामने? तनाव तो नहीं बढ़ेगा। अगर आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आया, उसने कहा कि हम नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश, और ये बेहतर है, रीजन के लिए बेहतर है, पीस एंड डेवलपमेंट के लिए बेहतर है। दूसरी बात ये है, ये जो अटैक हुआ है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दाइश ने ली। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में अभी भी दाइश, अलकायदा या दूसरे जो टेरर ग्रुप्स है वो भी ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ जगहों से कर रहे हैं। हालांकि उनके कब्जे में बहुत सारे जो प्रोविंसेस है जहां इनकी पूरी गिरफ्त नहीं है। हालांकि किसी हद तक उन्होंने, अगर आप देखेंगे, वायलेंस को किसी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन आए दिन आपने भी देखा है, पिछले साल भी महीने में 1-2 बार काबुल में भी अटैक होते हैं। काबुल में चाहे वो डिप्लोमेट्स पर हो रहा है, होटल्स में हो रहा है या मसाजिद में हो रहा है, अटैक भी होते हैं, दो नॉट सो फ्रीक्वेंटली एज इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट, लेकिन होते हैं। अभी उनको वो कहते हैं टाइम लगेगा सब सारे प्रोविंसेस पर कंट्रोल करने के लिए। और फिर वहाँ पर भी आपको पता है, वहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स है, वहाँ ताजिक है, उज़्बेक है, हज़ाराज है, ये इनको एक कोशिश, इसके अलावा एक दूसरा मॉडरेट जो अपने आप को ग्रुप कह रहा था, जिसमें हामिद करज़ाई, अब्दुल्ला या दूसरे थे, उनका भी एक अच्छी तादाद थे, वो अभी कोहेसिव सिस्टम नहीं बना है, अभी एक ही सिस्टम चल रहा है, अभी उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि अभी दोहा में जो बातचीत हुई वो किसी हद तक शायद लिटिल बिट प्रोग्रेस उसमें हुई। इसका मतलब है अमेरिका भी अपने चैनल्स वहां पर ओपन रख रहा है। अच्छा, उसमें एक पिछले दिनों अमेरिका में जो बाइडन ने एक बयान दिया कि तालिबान के आने के बाद कुछ सिक्योरिटी बेहतर हुई है, और उन्होंने इस हद तक भी कहा कि वहां अब टेररिस्ट ग्रुप्स काम नहीं कर रहे। उसके बाद ये हुआ और दाइश ने अपना एक तरह से जिम्मेदारी भी ले ली पाकिस्तान में इस हमले की। तो ये जो अमेरिका में हाईएस्ट लेवल पर जब कोई बयान दिया जाता है, क्या उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट पूरी नहीं होती, या वो कुछ अपनी तरफ से वो ढील रखना चाहते हैं कि जब कभी चाहेंगे, जिनको चाहेंगे, जिसके खिलाफ चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे? क्या कुछ है? ये इतने बड़े लेवल पर कोई बयान आने का मतलब तो देखिए, इससे पहले एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तालिबान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि वो अलकायदा और दाइश को वहां से खत्म करें। यानी कि कहीं न कहीं इस मसले पर कांटेक्ट जारी है। हालांकि दूसरे ही दिन
जो डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला याकूब, उन्होंने इसकी जो कहा हमें ज़रूरत नहीं है उनकी, वी आर कैपेबल आवरसेल्व्स टू डील। लेकिन ये हकीकत एक्नॉलेज करना पड़ता है अब तालिबान को भी कि ऐसे ग्रुप्स काम कर रहे हैं अभी भी, दो दे मे नॉट बी सो एक्टिव एज इट यूज्ड टू बी 1 ईयर बैक। कहीं ना कहीं वो एक्टिव है, उनको एलिमिनेट करने में टाइम लगेगा, और कहीं ना कहीं कोऑपरेशन इस सिलसिले में, चाहे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या ड्रोन्स का वो देने मॉनिटरिंग रहती हो, कुछ ना कुछ रहता है जो दोनों मुल्कों के दरमियान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कंटैक्ट रहता है। इसी वजह से जो दोहा में मीटिंग हुई वो हवा में तो नहीं हुई, उसके लिए ग्राउंड वर्क की होगी। अगर आपने देखा कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर शायद एक बार वो गए थे, कंधार गए थे, जहां वो मुल्ला खुंदर दूसरे से मिले थे आज से 2 महीने पहले। वो पैगाम रसानी होती है, एक दूसरे के पैगाम पहुंचाने। फिर देखते हैं कल सब मीटिंग पॉइंट के लिए म्यूचुअल ग्राउंड क्या होगा, किन इश्यूज पर बात होगी, ये चीज़ें तो चलती है। और इसमें ज़्यादा कतर रोल कर रहा है। और सब दूसरी बात कर रहा है मुझे जो जहाँ तक है कि पाकिस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है इन टॉक्स में। ये देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि जो खबरें आती हैं वो सब कुछ पूरी नहीं होती। बहुत सी चीज़ें जो चैनल 2 जिसे कहा जा सकता है या बैक चैनल कहा जा सकता है, उससे बातचीत होती रहती है। ज़ाहिरन वो एक दूसरे के कई बार दुश्मन भी जाहिर करते रहते हैं, लेकिन इस किस्म के बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंसूर साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपने कई इश्यूज पर काफ़ी अहम जानकारी हमें दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।